हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज के डिस्कशन में हम जानेंगे 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में। आपने इस बिल के बारे में कहीं ना कहीं से तो सुन ही लिया होगा, क्योंकि हर जगह जो है कि इसकी बातें हो रही हैं, हर हर मीडिया में, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे, हर पॉलिटिकल पार्टी। बट एज एन एस्पिरेंट हमें इस बिल के प्रोविजन को तो जानना ही है। इसके साथ साथ हम जो है कि अपने मेंस का जो है कि एक टॉपिक कवर करेंगे, जो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जो हमारे जीएस सेकंड का जो है कि जीएस पेपर 2 होता है, जो उसका जो है कि सब सेक्शन पार्ट में जो है कि मेंशन है सिलेबस में, जो है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी। ये सिलेबस में मेंशन है, तो हम इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। और जैसे देख सकते हैं, हमारा रिसेंटली कंडक्टेड जो अभी 225 का जो है 2025 का जो है कि मेंस है, उसमें भी जीएस पेपर 2 का पहला क्वेश्चन जो है कि इसी से रिलेटेड पूछा गया था, करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ दी पॉलिटिकल पार्टी से। एंड 2019 में भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ चुका है। सो विदाउट फर्दर डिले आइए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। कि यूनियन होम मिनिस्टर और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर जानते हैं कि अमित शाह जी हैं, इन्होंने अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है 130 एंड उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 25 एंड जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 25 जो है कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है। ये बिल बात क्या करता है? ये बिल बात करता है जो भी पॉलिटिकल करप्शन है इन द कंट्री, उसको जो है कि खत्म करने के लिए। इट मींस बेसिकली टॉक्स अबाउट दी क्लीन पॉलिटिक्स। मींस इसमें जो है कि कोई भी पॉलिटिक्स में अब जो है कि क्रिमिनलाइजेशन, जो मतलब हमारे जो एमपीज एमएलए होते हैं, उनकी एक क्लीन इमेज को लिया जाएगा। मींस उनके जो है कि क्रिमिनल केसेस नहीं होंगे, उनका बैकग्राउंड क्लीन होगा। हम इसके प्रोविजंस को भी पढ़ेंगे, पर हम अभी ये ब्रीफली देख लेते हैं। ये पीआईबी सेक्शन का जो है कि मैंने जो है कि कटिंग लगा रखी है। सो ये आउटरीच भी फेस कर रहा है, पब्लिक आउटरीच। मींस अपोजिशन जो है कि कह रहा है कि इसमें जो है कि जो अपोजिशन है उनका कहना है कि ये जो है कि ये बिल जो है कि गवर्नमेंट को रन करने में जो है कि फेवर करेगा, वो किसी को भी उठा के जेल में जा सकते हैं, जो इसका मेन प्रोविजन है। तो द पर्पज ऑफ द बिल क्या है कि इवेल्युएट एलिवेट करेगा जो है कि मॉरलिटी ऑफ द पॉलिटिक्स जो है कि डिक्लाइन हो रही है पब्लिक डोमेन में, उसको उठाने के लिए। और हम जान सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि अभी अगर हम रिसेंटली एग्जांपल देखें तो दिल्ली के सीएम जो थे, वो अभी जेल से ही जो है कि अपने टर्म को जो है कि चला रहे थे। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। मीन्स देखेंगे कि कोई भी एमपी एमएलए है, एमपी एमएलए वो अगर कन्विक्ट हो रहा है, उसको जेल भी हो रही, तो वो वहीं से जो है कि अपना जो है कि इलेक्शन भी लड़ रहा है, और जो है कि वहीं से जो है कि अपने टेन्योर को भी पूरा कर रहा है। तो इन सब के चलते जो है कि पार्लियामेंट में हमारा 130th कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। सो आइए हम देख लेते हैं व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस बिल। मीन्स ये बिल प्रपोज क्या करता है? ये बिल देखिए, मेनली बेसिकली ये प्रपोज करता है, द बिल प्रपोजेज अमेंडमेंट टू द आर्टिकल 75, 164 एंड 239 ए। मीन्स ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल को जो है अमेंड करने की बात करता है, जो बेसिकली डील करता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट एंड मिनिस्टर इन द यूनियन टेरिटरीज रिस्पेक्टिवली। मीन्स ये जो है कि बिल हमारे 3 आर्टिकल्स को अमेंड करेगा, जो हमारे एमपी एमएलए हैं उनके बारे में बात करता है। और इसमें क्या प्रोविजन है कि मान लीजिए कोई भी एमपी एमएलए है, मीन्स कोई भी एमपी एमएलए, उनको एक्यूज किया गया और वो जो है कि अरेस्ट या डिटेन हो जाते हैं, अरेस्ट या डिटेन होते हैं फॉर 30 डेज। तो उनका जो है कि 30 डेज में अगर उन्हें जो है कि बेल नहीं मिली, तो उनको जो है 31st डे पे जो है कि मान लिया जाएगा कि वो रिजाइन या उनका रिमूवल एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। या तो उनको जो है कि 30th डे खुद रिजाइन करना होगा, नहीं तो ऑन 31st डे फ्रॉम दी अरेस्ट ही विल बी एज्यूम रिजाइन। मीन्स इस बिल का प्रोविजन है ऑटोमेटिकली रिमूवल ऑफ द मिनिस्टर इफ जेल फॉर 30 consecutive days ऑन दी सीरियस चार्जेस। सीरियस चार्जेस में कुछ भी हो सकता है, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, एटसेट्रा एटसेट्रा। और रेजिग्नेशन और दी ऑटोमेटिक सेशन एंड रीअपॉइंटमेंट विल बी अलाउडेड अपॉन द रिलीज। मीन्स जो है कि रेजिग्नेशन 31st डे जो है कि ऑटोमेटिकली हो जाएगा, एंड रीअपॉइंटमेंट अलाउ होगा उनके रिलीज पे। पर अभी जो है करंट सिचुएशन क्या है बिल की, वो है ज्वाइंट पार्ले कमेटी में जो है बिल को रेफर कर दिया गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है? ये एक एडहॉक बॉडी होती है, एडहॉक बॉडी जो टेम्परेरी नेचर होती है किसी भी पार्लियामेंट बिल को, जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्शियल, उसको ये एग्जामिन करती है। देन जो है कि ये उसको सजेशन देती है, जो रिकमेंडेशन देती है, रिकमेंडेशन दैट आर नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट, नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट,
एंड इसमें जो है कि मेंबर्स कितने होते हैं, इसमें 31 मेंबर्स होते हैं, जो कि 21 जो है लोकसभा से होंगे और 10 राज्यसभा से होंगे। और ये टेम्परेरी नेचर की होती है। इनका काम ही यही होता है कि किसी भी बिल को रिव्यू करके वो पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन दे, बट दैट रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो अब आगे देखते हैं कि ये बिल जो है कि प्रपोज क्या करता है। हमने जैसा कि ऊपर हमने जो है कि एक ब्रीफली जान लिया था कि ये बिल इंट्रोड्यूस करता है कोई भी मिनिस्टर जो है सीरियस ऑफेंस करेंगे और वो जेल होते हैं, मीन्स जो है कि उनको कोई 5 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो वो अपनी पोजीशन को लूज कर देंगे ऑन दी 30th डे। मीन्स जो है कि 30 दिन तक अगर उन्हें बेल नहीं मिली, तो अगर वो नहीं हुए, गिल्टी प्रूवन नहीं हुए, तो जो है कि उनकी पोजीशन लूज हो जाएगी। एंड इट विल बी डन ऑन दी प्रेसिडेंट ऑन दी एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, मस्ट बी रिमूव बाय द 31st डे ऑफ द कस्टडी। प्रेसिडेंट जो है कि मतलब पीएम, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो एडवाइस करेंगे। जो आर्टिकल 74 में जैसा कि हम जानते हैं मेंशन है कि पीएम जो है कि टाइमली जो है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करते रहते हैं किसी भी काम के लिए। तो जो है कि मान लीजिए किसी एमपी को रिमूव करना है इन दी लोकसभा और राज्यसभा, तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे जो है कि उनको रिमूव कर दिया जाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर होंगे तो जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस कर देगी उनको कि इनको रिमूव कर दीजिए। मीन्स कोई भी इस बिल में पीएम हो चाहे सीएम हो चाहे कोई भी एमपी एमएलए हो, इसमें किसी को नहीं मतलब कि वो किया गया, डिबार किया गया, मतलब किसी को बाहर नहीं रखा गया, इसमें सब इंक्लूडेड है। देन बिल हाउएवर मतलब ये बिल रीअपॉइंटमेंट भी अलाउ करता है वंस मिनिस्टर इज रिलीज फ्रॉम द कस्टडी। मीन्स मान लीजिए अक्यूज हुए और 20 दिन के लिए अरेस्ट हो गए, पर 21st डे जो है कि वो रिलीज हुए तो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं वापस से। या मान लीजिए 31st डे वो जो है कि डिटेन हो जाते हैं, देन जेल हो जाती है, उनका टर्म पूरा होता है तो वो बाहर आते हैं, तो वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। एंड इट इज expected that minister accused of serious criminal offenses may compromise constitutional morality, good governance और public trust। ये क्यों, वाई दिस रिफॉर्म? जो एक एनजीओ है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसने डाटा रिलीज किया था दैट 46% ऑफ एमपी इलेक्टेड इन लोकसभा 2024 मींस 543 में से 251 एमपी उन पे पेंडिंग क्रिमिनल केसेज है, जिसमें से 31% दैट इज 170 ये चार्ज है सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस से। एंड कोरेस्पॉन्डिंग फिगर जो है 17th लोकसभा, उसमें 43% थे जो कि 233 थी, एंड 29% जो कि 159 उन पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे। सो दिस दैट्स वाई कि इसीलिए हमें अपने इंडिया में एक क्लीन पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी इन दी पॉलिटिक्स के लिए इस टाइप के बिल की जरूरत है। एंड हमारे जो है कि पार्लियामेंट में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। अब देखते हैं हम व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बिल। इस बिल का सिग्निफिकेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जैसे कि हम बात चुके हैं कि गवर्नेंस इज कैरिड आउट विद द एथिक्स, दिस इज मोर जस्ट देन द लीगैलिटी, मींस लीगल से होने से ज्यादा वो मोरल होना चाहिए बंदा। देन प्रोटेक्टिंग ट्रस्ट मीन स्ट्रेंथन द फेथ ऑफ द डेमोक्रेसी, पब्लिक ट्रस्ट होना चाहिए क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो उनका फेथ जो है कि पब्लिक का डेमोक्रेसी में बना रहे, इसीलिए जो है कि एक क्लीन इमेज के जो है कि हमारे एमपी एमएलए होने चाहिए। देन गुड गवर्नेंस एंड ब्रिजिंग लीगल गैप, मींस इट फिल्स द गैप बिटवीन द अरेस्ट एंड कन्विक्शन एंड दिस विल अंडरेस्ट इन दी आरपीएफ फ्रेमवर्क। मीन्स कि अगर ऐसे प्रोविजन होंगे जो हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में बात की गई है, उसमें जो प्रोविजंस है मीन्स सेक्शन 8 के जो प्रोविजंस है उसके गैप को फिल कर देगा। क्योंकि वहां पे अभी जो है कि कोई भी एमपी एमएलए अगर मान लीजिए अरेस्ट हो रहा है, तो वो जो है कि अपने बेल पे बाहर भी आ जाता है और वहीं से रूल कर रहा है, तो ये जो है कि उस फ्रेमवर्क को जो है कि फुलफिल कर देगा। सो आगे देखते हैं व्हाट आर द रिलेटेड कंसर्न्स। इसके कंसर्न्स क्या क्या बिल के हैं, और बहुत सारे कंसर्न्स है, कंट्रोवर्सी है, बट हम एज एन एस्पिरेंट अभी जो है कि इसके जो है कि देखते हैं क्या कंसर्न और चैलेंजेस है, हम कंट्रोवर्सी पे नहीं जाएंगे। तो प्रिजम्पशन ऑफ द इनोसेंट अंडर डिटरमाइन, कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है हमारे जो रूल ऑफ लॉ में कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी इनोसेंट है जब तक वो जो है कि गिल्टी प्रूव ना हो जाए, ये उसको अंडरमाइन कर देगा। Then it will argue that bill could violate the Article 14 right to equality and 21 right to life and liberty। मीन्स कोई भी एमपी एमएलए है, मान लीजिए उनको खाली एक्यूज कर दिया जाए और उस बेसिस पे अरेस्ट हो गए वो, और वो 30 दिन तक अरेस्ट रहे, तब तो उनकी पोजीशन तो चली ही जाएगी, क्योंकि अभी कोई चार्जेस अभी जो है कि प्रूव ही नहीं हुए हैं। जैसे देखिए अगले पॉइंट पे लिखा है स्कोप फॉर द पॉलिटिकल मिसयूज। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी यूनियन गवर्नमेंट होती है, उनकी जो है एजेंसी जो है सीबीआई और ईडी उनके डायरेक्शन पे काम करती है। मीन्स मान लीजिए इसमें ऐसे ऐसे प्रोविजन है कि मान लीजिए कोई एमपी जो है कि 500 रुपए के साथ भी एक्स्ट्रा पकड़ा गया जो उसकी प्रॉपर्टी या कोई ब्राइब लेते हुए,
तो सीबी और ईडीआई उनको जो है कि अरेस्ट कर सकती है। सो एक मिसयूज भी हो जाएगा, मीन्स अरेस्ट कर लेगी तो 30 दिन तक जो है कि अगर मान लीजिए उनको बेल नहीं मिली तो देन पोजीशन ऑफ दैट एमपी एमएलए विल बी गॉन। एंड थ्रेट टू फेडरलिज्म मीन जो है कि जो फेडरलिज्म का वो स्ट्रक्चर है उसको भी डिस्टर्ब करेगा। डिवीजन ऑफ पावर में मीन्स यूनियन जो है कि सेंटर जो है कि और स्ट्रांग होते जाएगा। देन जुडिशियल चैलेंज लाइकली द बिल में फेस द स्क्रूटनी अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अंडरमाइन करेगा। देन इथिकल गवर्नेंस वर्सेज डेमोक्रेटिक सेफगार्ड्स, इनको भी जो है कि यह है कि some argue that bill promotes the integrity and aligning with the Supreme Court observation in Lily Thompson case and Manoj Narula along with the eroding democratic norms allowing एग्जीक्यूटिव रिमूवल विदाउट जुडिशियल वर्डिक्ट्स। और ये सब केस हम अभी आगे देख लेंगे, यहाँ पे मैंने ये कंसर्न मेंशन कर दिए हैं। अब हम एक चीज जान लेते हैं, व्हाट इज नेस इक्विलिब्रियम। मीन्स इस बिल को पास तो करने के लिए जो है कि चाहिए हमें मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। मीन्स इस बिल को पास करने के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए जो कि 2/3 हो, मेजोरिटी चाहिए जो कि 2/3 हो प्रेजेंट एंड वोटिंग इन दी लोकसभा एंड राज्यसभा। तो नेस इक्विलिब्रियम क्या है? मींस नेस इक्विलिब्रियम ये है कि वो ये पॉलिटिक्स की वो सिचुएशन है जहां पे कोई भी पॉलिटिकल एक्टर कैन प्रूव देयर पोजीशन बाय यूनिलैटरली चेंजिंग स्ट्रेटजी गिवन दी स्ट्रेटजी ऑफ अदर्स। मींस कि अब ऐसा तो नहीं है, मान लीजिए कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है वो बिल्कुल ही क्लीन इमेज की है ना। मान लीजिए ये, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, मान लीजिए ए पार्टी है, उसमें सारे एमपीज जो है कि बहुत ही क्लीन इमेज के हैं, इनोसेंट हैं। एंड कोई पॉलिटिकल पार्टी भी है जिसमें मान लीजिए कुछ जो है कि क्रिमिनल्स हैं। क्रिमिनल्स मीन्स कि उन्होंने क्राइम किए हुए, उनके पास मसल पावर एंड मनी पावर है, तो उसकी वजह से तो पॉलिटिकल पार्टी भी जो है कि इन्फ्लुएंस करके मनी एंड मसल पावर से एंड अपने जो है कि पावर का यूज करके हमेशा जो है कि इलेक्शन जीतती रहेगी। एंड ए पार्टी का तो कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा। तो इसी को कहते हैं नेस इक्विलिब्रियम। मतलब कि अब यहाँ पे होगा क्या, अब जो बी पार्टी है उसको देखते हुए ए पार्टी भी उन्हीं कैंडिडेट्स को चुनेगी जिनके पास मसल और मनी पावर है। तो ये उसी सिचुएशन को कहता है ये थ्योरी। अब इसी के साथ हम जो है कि अपना जो है कि टॉपिक में जो है कि आते हैं, जो हमारा आज का मेन डिस्कशन है वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। ये हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि अभी ये बिल है, मीन्स 138 जो है 138 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अभी एक बिल है। अभी तो ये जो है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो है कि अंडर रिव्यू में है। अब फिर आएगा, फिर डिस्कशन होगी, ये पास होगा। बट हमें अभी अपना एक मेंस का टॉपिक तैयार कर लेना है जो कि है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सो व्हाट इज criminalization of politics? It basically refers to the entry of criminals into the politics, contesting election, winning seats and holding the position of power. Means इसकी बेसिक डेफिनेशन यही है कि जो क्रिमिनल्स हैं जिन पे जो है कि सीरियस चार्जेस हैं वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और इलेक्शन जीत के वो पावरफुल पोजीशंस को होल्ड भी कर रहे हैं। एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज हमें ये टॉपिक देखना ही क्यों है, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है अपने आरपीए जो है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो उसमें जो है कि हमें ये क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ को अंडरमाइन करता है एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड गुड गवर्नेंस, जो हमने सिग्निफिकेंस ऑफ बिल में पढ़ा था। इसीलिए जो है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ जैसा पॉलिटिक्स जो है टॉपिक हमें जो है कि पढ़ने के लिए जरूरत है। हमारे जो फॉर्मर सीजीआई थे एनवी रमन्ना जी, इन्होंने भी एक कोट किया था। उन्होंने कोट क्या किया था, द नेशन कंटिन्यूज टू वेट फॉर अ लॉ टू क्लीन द पॉलिटिक्स ऑफ द क्रिमिनलाइजेशन। मींस कि नेशन अभी तक वेट कर रहा है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में कोई ऐसा लॉ है। हालांकि देखते हैं ये बिल जो आया है ये हमारा एक्ट बनता है कि नहीं। सो देखते हैं इससे इसके बाद जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से क्या क्या प्रोविजन है कि किसी एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर सके। सो हम लोग जानते हैं आर्टिकल 102 एंड 191 ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बात करता है एमपी एमएलए ऑन द ग्राउंड लेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब जो हमारे 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल उसमें जो है कि डिफेक्शन की बात की गई है, उसमें एमपी एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है। तो आर्टिकल 121 सेक्शन 1 क्लॉज सब क्लॉज ई में एंड 191 सेक्शन 1 सब क्लॉज ई में जो है कि बात की गई है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए की। आरपी एक्ट क्या कहता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो सेक्शन 8 है आरपी एक्ट का, फ्रॉम क्लॉज 1 to 3 वो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द फॉर द कन्विक्शन इन सर्टेन ऑफेंसेस। बाद हम कुछ केस स्टडीज देख लेते हैं। जैसा कि पहली है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जो है कि रूलिंग है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें सेक्शन 1 to 3 में डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है।
फॉर सर्टेन ऑफेंसेस ऑफ एमपीज एंड एमएलएज, मींस जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होंगे उनके। बट सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8 के फोर्थ पार्ट को जो है कि डिलीट कर दिया था, जो अलाउ करता है कन्विक्टेड एमपी एमएलएज को टू कंटिन्यू इन ऑफिस इफ अपील वाज फाइल्ड। मींस कि पहले क्या था कि वो लोग जो है कि कन्विक्ट हो रहे हैं, मींस जो है कि कन्विक्टेड हैं या उनका अंडर ट्रायल चल रहा है, तो वो जो है कि अपने अपने पार्टी मतलब वहां से जो है कि रूल कर सकते थे। पर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8(4) को जो है कि विच अलाउडेड कन्विक्शन ऑफ द एमपी एमएलएस टू कंटिन्यू ऑफिस, उसको जो है कि स्ट्रक डाउन कर दिया। देन अदर डायरेक्टिव्स क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया एंड एसोसिएटेड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है कि एनजीओ है, उसने जो है कि उसमें जो है कि क्या दिया था कि मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ द क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बाय द कैंडिडेट्स, मीन कि उन पे कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं जब वो अपना नामांकन भरने जाते हैं इलेक्शन के लिए, तो इलेक्शन कमीशन के फॉर्म में उन्हें ये मेंशन करना पड़ता है कि उन पे कितने पेंडिंग केसेस या वो जो है कि कन्विक्टेड है या अंडर ट्रायल है, तो उनको मेंशन करना पड़ता है। ये जो है कि इस केस में दिया गया। देन ये पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन जो है और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में जो है कि डायरेक्टेड सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी टू पब्लिश द डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, मीन जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। अब तक क्या था कि जो फाइल नॉमिनेशन फाइल करेंगे उनको देना था, बट इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप जो है कि भैया अपने कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड डिटेल जो है कि पब्लिकली इशू करेंगे, मींस जो है कि पब्लिक को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। देन फरवरी 2020 में एक जजमेंट आया कि सुप्रीम कोर्ट मेड इट मैंडेटरी फॉर द पार्टीज टू एक्सप्लेन रीजन फॉर सेलेक्टिंग कैंडिडेट विद क्रिमिनल बैकग्राउंड एंड पब्लिश इट ऑन द वेबसाइट्स एंड न्यूज़पेपर्स। मींस सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि उस वक्त जो है कि जो भी मतलब मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज है उनको कॉल भी किया था, कॉल मीन्स कि मतलब कि उनसे पूछा था, क्वेश्चन किया था कि आप जो है कि भाई जो है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले को टिकट ही क्यों देते हैं अपने पार्टी का। तो वहां पे सिंपल से जो है पार्टीज के जो मतलब रहे होंगे एडवोकेट, उन्होंने सिंपल से जवाब दिया था कि पार्टी सी द पोटेंशियल टू विन द इलेक्शंस इन द कैंडिडेट। वो ये नहीं देखते कि उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वो पोटेंशियल देखते हैं कि ये कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाएगा कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये कहा था कि मैंडेटरी डिटेल्स है कि आप जो है कि एक्सप्लेन करें रीजन फॉर सिलेक्टिंग द क्रिमिनल बैकग्राउंड एंड पब्लिश कर दें उनको वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर पे। इसके बाद आइए हम डाटा की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द डाटा रिलेटेड टू दी क्रिमिनलाइजेशन इन द पॉलिटिक्स। इतना तो हम देख चुके हैं, ये जो ऊपर है मैंने ऊपर ही डिस्कशन में बात कर चुके हैं कि कितने परसेंट एमपी जो है कि लोकसभा इलेक्शन में थे या ये थे। यहाँ पे एडिशन क्या है, हमें ये देखना है कि ये बढ़ता जा रहा है सिंस 2004 से। 2004 में ये मतलब परसेंटेज 24 पे था, बट 2019 में ये जो है कि 43% पे पहुंच गया और 24 में ये जो है 46% पे पहुंच गया। मतलब सोचिए पॉलिटिक्स में जो है कि क्रिमिनल्स की एंट्री मींस जो हैविंग द पीपल्स बैकग्राउंड ऑफ द क्रिमिनल चार्जेस और ऑफेंसेस, उनके जो है कि केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड ये देखिए आप एक बार ये देखिए 170 मेंबर्स मींस 31% चार्ज विद द सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस, मींस उनके ऊपर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर एंड जो है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जैसे सीरियस चार्ज हैं, फिर भी जो है कि वो हमारे पार्लियामेंट में या जो है कि असेंबलीज में बैठ के अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं। देन सम स्टेट लाइक यूपी, बिहार, झारखंड, वहां पे जो है कि इसका जो है कि रेट 50% से भी ज्यादा है। और नीति आयोग इस पे क्या कहता है, नीति आयोग ये कहता है, नीति आयोग से क्रिमिनलाइजेशन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू द इंडियन डेमोक्रेसी। सो अभी तक हमने जो है कि ये देख लिया कि ये जो हमारा टॉपिक है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, अगर हमें इसका आंसर लिखना हो तो हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन है इंट्रोड्यूस करने के लिए, हमें कोट करने के लिए जो है कि एक कोट है। देन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। देन अगर कोई मान लीजिए उसमें जो है कि हमें जो है कि आगे जो है केस स्टडी मेंशन करनी है तो वो भी यहाँ पे है हमारे पास। एंड डाटा तो हमने बात कर ही लिया। तो इसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मींस कॉज क्या है कि ऐसा हो ही क्यों रहा है कि मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज उनको जो है कि इसकी तरफ जो है कि देखना ही क्यों पड़ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हमने बात किया कि मनी एंड मसल पावर टू रिसोर्स द फंड एंड द फंड द इलेक्शन, मींस उनको रिसोर्स और की फंड इलेक्शन से लिए फंड चाहिए, और इसीलिए जो है कि वो ऐसे कैंडिडेट्स को अप्रोच करते हैं जिनके पास चीजें अवेलेबल हो। देन वीक इलेक्शन फाइनेंसिंग सिस्टम, मतलब इलेक्शन का जो है कि फाइनेंसिंग सिस्टम भी जो है कि बहुत ही मतलब खराब सा है, तो इसीलिए जो है कि वो देखते हैं कि हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्शन को देखते हुए पार्टी जो है कि रिसोर्सफुल कैंडिडेट के पास जाती है जो मतलब उन पार्टी को फेवर करे। अब ये रिसोर्सफुल कैंडिडेट्स इस फेवर में रहते हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी तो वो अपना जो है कि फेवराइजेशन करा लेंगे। देन वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स में क्या है कि अभी भी लोग जो है कि कास्ट और कम्युनिटी को लॉयल्टी देखते हुए उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को नहीं देखते हैं। मान लीजिए कोई एमपी है
कोई एक्स जगह से है और ए एमपी उस पर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, पर जो है कि वो पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी के लिए वहाँ उसने जो है कि कुछ अच्छे गुड डीड्स कर रखे हो, तो लोग जो है कि ये नहीं देखते कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है या नहीं है, वो आगे जाके क्या करेगा, वो अपने इस वो उसी को वोट देते हैं। दैट कॉल दी वोट बैंक पॉलिटिक्स। देन दी स्लो जुडिशियल प्रोसेस। स्लो जुडिशियल प्रोसेस मीन्स कि हमारा जो जुडिशरी है वो जो है कि एविडेंस बेसिस पे काम करता है, ना कि एक्यूजेशन बेसिस पे। और इन सब चीज़ों के लिए एविडेंस लाना, क्योंकि पहले से उनके पास मसल पावर और मनी पावर है, तो अपने एविडेंसेस मोस्टली खत्म कर देते हैं, तो ये लंबे समय तक वो केसेस चले जाते हैं, क्योंकि एविडेंस इकट्ठा करना और उनको जो है कि कोर्ट में लाना वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। देन पॉलिटिकल लैक ऑफ द पॉलिटिकल विल मीन्स अगर सुप्रीम कोर्ट भी चाहे और पीपल्स भी चाहे, तो पॉलिटिकल पार्टीज की जो है कि विनिंग जो चेयर की सत्ता की जो है कि वो चीजें हैं, सत्ता की भूख को जो है कि वो कर देता है, तो पार्टी प्रीफर विनेबिलिटी ओवर द क्लीन इमेज। देन पैटर्नर सिस्टम पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस स्ट्रेंथेंस मीन्स कि उनका जो है कि पैटर्नर सिस्टम, वो जैसे कहते हैं ना कि मतलब वो पार्टी के फलाने बंदे पाले हुए हैं, तो उस टाइप का पॉलिटिकल एंड क्रिमिनल नेक्सस स्ट्रेंथेंस। ये थे कॉजेज। अब इसके साथ हम आगे देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस हम जानते हैं कि हमारी इरोजन ऑफ द डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ लॉ को कॉम्प्रोमाइज कर देगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और यहाँ पे लॉ जो है लॉ रूल करता है, ना कि रूल बाय लॉ है। यहाँ पे जो है कि हमारा लॉ जो है कि पूरे नेशन को गवर्न करेगा। देन पुअर गवर्नेंस क्रिमिनल पॉलिटिक्स यूज पावर फॉर द पर्सनल एंड बिजनेस गेन मीन्स ये गवर्नेंस में हमारे डिस्टर्बेंस को क्रिएट करेगा, मीन्स उसको जो है कि और जो है कि डिग्रेड करते जाएगा, क्योंकि लोग अपने पर्सनल और बिजनेस गेन की तरफ देखेंगे। देन इंक्रीज करप्शन मीन्स पब्लिक रिसोर्स जो है कि डाइवर्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई मनी को स्पेंड करके मीन्स जो है कि खर्चा करके कोई अपना जो है कि पॉलिटिक्स में एंटर किया है और वो जो है कि इलेक्शन जीता है, तो वो पहले अपने रिसोर्सेज को जो है कि फुलफिल करेगा, इसीलिए पब्लिक रिसोर्स डाइवर्ट हो जाते हैं। देन वीकनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन मीन्स पुलिस ब्यूरोक्रेसी मैनिपुलेट की जाती है, क्योंकि वहाँ पे फेबराइजेशन आएगा तो कोई भी एमपी एमएलए इन्फ्लुएंस करता है कि हमारे जो है कि इस काम को देख लीजिए, तो वो चीज़ हो गई। देन लॉस ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट मीन्स सिटीजन लूज फेथ इन द इलेक्शन प्रोसेस। इसीलिए जो है कि जो हमारा जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और पब्लिक जो है कि पब्लिक के फेथ को स्ट्रेंथन द फेथ ऑफ द पब्लिक की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पे जो है पॉलिटिक्स से पब्लिक का ट्रस्ट लूज होते जा रहा है। देन पॉलिसी पैरालिसिस मीन्स फोकस शिफ्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट टू द प्रोटेक्शन ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट मीन्स कोई भी पॉलिसी होगी उसको फ्रेम करने से पहले वो अपना इंटरेस्ट देखेगी पार्टी। ये सब जो है कि सीरियस जो है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज एंड कंसर्न्स थे। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड हमारी कमेटीज और कमीशंस क्या क्या हैं जो कि इसके बारे में बात करती हैं। देन फर्स्ट देखते हैं हमारी कमेटी, वोरहा कमेटी रिपोर्ट है जो 1993 में जो है कि इसने क्या एक्सपोज किया था नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिशियन क्रिमिनल एंड ब्यूरोक्रेसी। और ये कमेटी और कमीशन जो है कि हम अगर यहाँ याद कर लेंगे तो वो हमारे प्रीलिम्स में भी काम आ सकती है, कि मान लीजिए हमें पूछ दिया कि वोरहा कमेटी कौन सी ईयर में थी, एंड जो है कि मेंस में हमें अपने आंसर्स में भी इनको यूज करने में एडवांटेज मिलता है। देन इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था, हमने देख लिया बोरा कमेटी ने क्या कहता। अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि इसने जो है कि बार बार कहा कि बैनिंग कैंडिडेट विद द सीरियस क्रिमिनल चार्जेस मीन्स इन्होंने कोशिश तो की, बट वही बात है कि लैक ऑफ द पॉलिटिकल विल की वजह से ये चीजें नहीं हो पाई। देन लॉ कमीशन जो है कि 244वीं रिपोर्ट 2004 में उन्होंने क्या कहा था कि ऐसे कैंडिडेट जो भी हीनियस क्राइम मतलब सीरियस क्राइम अगेंस्ट द मर्डर या वुमेन्स क्राइम है, उनको अगर वो पनिशबल है 5 ईयर और मोर देन 5 ईयर इम्प्रिजमेंट से, उनको जो है कि बार कर दिया जाए, उनको जो है टिकट ही ना दिया जाए। देन स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल पार्टी अकाउंटेबिलिटी मीन्स पॉलिटिकल पार्टी को और ज्यादा अकाउंटेबल बनाया जाए। देन सेकेंड ईआरसी रिपोर्ट ने क्या कहा था, सेकेंड ईआरसी सजेस्टेड दैट दी जो हमारा इलेक्शन फंडिंग है और फास्ट कोर्ट ट्रैक्स मीन जो है कि इलेक्शन फंडिंग का जो है कि प्रोसेस को जो है कि इम्प्रूव किया जाए और ऐसे कोर्ट बनाए जाए जो मतलब एमपी एमएलए के केस को जो है कि विद इन ईयर रिजॉल्व करें। आगे हम देखते हैं व्हाट आर दी मेजर्स टेकन, मेजर्स क्या क्या लिए गए थे इसके लिए। तो मैंडेटरी डिस्क्लोजर होना चाहिए कैंडिडेट्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का इन द फॉर्म 26। सुप्रीम कोर्ट जो है कि टाइम टू टाइम मॉनिटर करता है रिपीटेड जजमेंट एंड मेकिंग ट्रांसपेरेंसी मैंडेटरी, जैसे कि हमने देखा लिली थॉमसन केस जो है कि और फरवरी 2020 में जो है कि जो जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। देन इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म आते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ने कैप लगा दिया मीन्स जो है कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर आप कितना कर सकते हैं, कि एमपी इलेक्शंस में कितना एक्सपेंडिचर होगा, एमएलए इलेक्शन में कितना एक्सपेंडिचर होगा, इन सब पे जो है कि एक कैप लगा दिया। देन स्क्रूटनी ऑफ द कैंडिडेट्स के जो है कि बैकग्राउंड को चेक किए जाने लगा, उनके जो है कि जैसे हम देखते हैं कि अगर आप जानते हैं माई नेता इन्फो एक साइट है माई नेता इन्फो, उस पर आप जाके पूरे जो है कि किसी भी कैंडिडेट की प्रॉपर्टी और उस पर क्या क्या क्रिमिनल चार्जेस उसको देख सकते हैं।
देन फास्ट कोर्ट रिकॉर्ड्स, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाए जो कि केस जो है एमपी एमएलए के विद इन ईयर जो है कि रिजॉल्व करें। देन वोटर अवेयरनेस मींस एनजीओ लाइक एडीआर और अदर एनजीओ रनिंग अवेयरनेस कैंपेन फॉर द राइट ऑफ द वोट एंड वैल्यू ऑफ देयर वोट। अब आगे देखते हैं व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर दिस टॉपिक मींस अवर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। पहला तो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म आने चाहिए, मतलब हमारे जो आरपीए में है जो कि अमेंडमेंट होना चाहिए वो सीधे बार कर दे कैंडिडेट विद जो भी हीनियस क्राइम्स हैं। देन इलेक्टोरल फाइनेंस रिफॉर्म मींस जो है कि स्टेट फंडिंग इलेक्शन मतलब जो इलेक्शन फंडिंग है उसको जो है कि रिड्यूस कर दिया जाए और इसमें जो है कि फाइनेंस में रिफॉर्म लाया जाए। देन हमने बात की कि मेजर्स क्या क्या लेने चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए जो इंश्योर करे टाइम बाउंड डिस्पोजल ऑफ द क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द एमपी एमएलएज एंड पॉलिटिकल पार्टी की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना चाहिए कि उन पार्टी को डी रजिस्टर कर दिया जाए जो है कि सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स के साथ जो है कि कंपाइल न कर रही हो। देन वोटर एम्पावरमेंट अवेयरनेस प्लस कंपल्सरी डिस्क्लोजर इन सिंपल लैंग्वेज मीन जो है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन लाइक एडीआर एंड अदर एनजीओ मेकिंग मेकिंग अवेयरनेस इन द पीपल फॉर देयर वोटिंग एम्पावरमेंट। देन इलेक्शन कमीशन की एम्पावरमेंट मतलब पावर टू रिजेक्ट द कैंडिडेट्स विद सीरियस पेंडिंग केसेस। जैसे कि हमारे जो है कि इलेक्शन कमीशन है उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि मान लीजिए किसी ने नॉमिनेशन किया है और वो क्रिमिनल चार्जेस थे तो उसको वो रिजेक्ट नहीं कर सकती, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर दे देते हैं कि अगर वो जो है कि कोई भी क्रिमिनल चार्जेस से आ रहा है पॉलिटिक्स में मीन्स फॉर्म को फाइल कर रहा है तो वो जो है कि वहीं पे उसको रिजेक्ट कर दे। देन कल्चरल शेयर वोटर मस्ट प्रियोरिटाइज क्लीन इमेज ओवर फ्रीबीज और कास्ट लॉयल्टीज, जो कि हम ऊपर बात कर चुके हैं कि मीन्स जो है कि वोटर्स कैसे जो है कि किसी कैंडिडेट के लॉयल्टी को देखते हैं ना कि उसकी क्लीन इमेज को। देन वही साथ हम देख लेते हैं व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर अवर दिस टॉपिक। तो कंक्लूजन इस टॉपिक का ये है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है सीरियस थ्रेट है डेमोक्रेसी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के लिए। एंड जुडिशरी जो है प्रोएक्टिव तो है बट पॉलिटिकल विल जो है लैकिंग कर रही है। एज जस्टिस J.S. Verma once said, the criminalization of the politics is the bane of the society and negates the principle of the democracy. And urgent reform are needed to ensure clean candidates, clean politics and clean governance. अगर हम ये सब चीजें अपने कंक्लूजन में ऐड करें तो हमारे आंसर का वेटेज और अच्छा हो जाता है। मीन्स जैसे देख लीजिए क्लीन कैंडिडेट्स, क्लीन पॉलिटिक्स एंड क्लीन गवर्नेंस। और यही हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमने पढ़ा कि व्हाट इज द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पहले हमने देखा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस, देन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, देन व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल कॉन्टेक्स्ट। देन उसके बाद हमने कुछ जो है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स देखे एंड देन डाटा रिलेटेड टू इट। फिर हमने कॉजेज ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखा, फिर उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है एंड कमिटीज रिलेटेड टू इट। देन व्हाट कैन बी मेजर्स कैन बी टेकन विच वी इनकलकेट इन दी वे फॉरवर्ड एंड फाइनली देन वी कंक्लूड इन दी कंक्लूजन दैट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है कि थ्रेट है डेमोक्रेसी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के लिए। और जो है कि हमें जो है इंश्योर करना है क्लीन कैंडिडेट, क्लीन पॉलिटिक्स एंड क्लीन गवर्नेंस। तो इसी के साथ जो है कि हम इस डिस्कशन को एंड करते हैं। हमने जो है कि आज के डिस्कशन में देख लिया व्हाट आर दी 138 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के प्रोविजंस क्या है एंड देन हमारा जो है कि एक मेंस का जो है कि एक टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखा। सो लेट्स एंड आवर डिस्कशन। आई होप you are liking my content. Please do like, subscribe and share. Till then, signing off. Happy learning.